अब आगे, जब सबने सामने अपने बॉस को देखा तो वो सब एकदम से डर गए। यहाँ तक कि अलका जो गुस्से से कांप रही थी अपने सामने कुणाल को देखकर एकदम से जम गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कुणाल भी इस वक्त यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही अर्ली मॉर्निंग थी। कुणाल भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन उसका ऑरा बहुत ही डार्क हो चुका था। पूरे ऑफिस में एक अलग सा सर्द माहौल छा गया था। उसके आसपास मौजूद लोग इस चीज को साफ महसूस कर रहे थे। उन्हें अपनी रीढ़ में तक ठंडक फील हो रही थी। कुणाल की ठंडी नजर अलका को ही घूर रही थी। वो चलते हुए कुछ दूरी पर उसके सामने ही रुक जाता है। ऋषि जो पहले ही आ चुका था लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गया था, उसने भी ये सब और उस औरत का खुद को यहाँ की लेडी बॉस कहना, उसे भी बहुत बुरा लगा था। उसे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अब पूरी दुनिया लगभग जान चुकी होगी कि कुणाल कपूर की लाइफ में एक लड़की है जिसे उन लोगों ने नेशनल टीवी, सोशल मीडिया और न्यूज में देखा ही था। ये तो फिर भी कुणाल का ऑफिस था और अपने बॉस के बारे में किसी भी न्यूज को जानना उनके लिए सबसे जरूरी था। कुणाल वो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं मतलब हाँ, वो मुझे तुमसे बात करनी थी, इसलिए ये मुंह से निकल गया। बहुत ही हिम्मत बटोर कर उसके मुंह से ये कुछ शब्द निकले, उसी के साथ एक साफ झूठा बहाना जिसे सिर्फ बेवकूफ इंसान ही ना समझ सके। लेकिन वो कपूर कॉर्पोरेशन थी, जहां एक मामूली एम्प्लॉय भी काफी ज्यादा स्मार्ट और एजुकेटेड होता था। कुणाल, जिसका मूड आज इतना अच्छा था, इस परेशानी को देखकर एकदम काला पड़ गया। ऊपर से उसके बिना सर पैर के बहाने को सुनकर वो और भी चीट गया था। देखिए मिस सिन्हा, मैंने पहले ही आपके डैड के साथ प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया था। अब फिर से उन सब बातों के लिए मुझे तंग करना छोड़ दो। अगर तुम सीधे तौर पर नहीं समझती तो मुझे मजबूरन कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम खुद तमाशा बन जाओ। और एक बात, खुद को मुझसे जोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना तुम्हारा हाल ऐसा होगा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। वैसे भी यहाँ सब जानते हैं कि उनकी लेडी बॉस कौन है। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, ना ही अफवाहें पैदा करने की। इतना कहकर कुणाल अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। ऋषि भी उसके साथ ही जाने लगता है। तभी उन सबके कानों में गुस्से से भरी आवाज जाती है, क्यों तुम सिर्फ उसके लिए हो? मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे लिए खुद को मार सकती हूँ और किसी की जान भी ले सकती हूँ। क्या तुम्हारी उस नायरा में ये करने की हिम्मत है? बोलो, जवाब दो ना। ये सब कहते हुए अलका कुणाल की कॉलर पकड़ लेती है। ये इतनी तेजी से हुआ कि जब तक कोई कुछ समझ पाता वो लपक कर कुणाल से चिपक गई, लेकिन कुणाल को छूते ही वो दूर जाकर गिर गई। सब ये देखकर हैरान रह गए कि ये कैसे हुआ, लेकिन फिर उन्होंने मेन डोर की तरफ देखा जहां एक लड़की खड़ी थी। कुणाल की नजर जब सामने गई तो वो सब समझ गया कि आखिर अचानक क्या हुआ, क्यों ये लड़की उसे टच करते ही दूर जा गिरी। कुणाल को अब कोई होश नहीं था। वो तो सामने खड़ी लड़की की सुंदरता में इतना खो गया कि उसे आसपास से आती किसी भी बात का अंदाजा नहीं था। सामने पिंक नी लेंथ ड्रेस में खड़ी लड़की को देखकर हर कोई दंग था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो शांत समंदर की एक लहर की तरह लग रही थी जब वो शांत खड़ी थी, जिसे छूना हर किसी के बस में नहीं था। लेकिन उसके कदम बाते ही वो किसी पावरफुल साम्राज्य की रानी की तरह थी। उसकी चाल, वो रोबदार अंदाज और उसका ऑरा जो बिल्कुल उनके कोल्ड बॉस की तरह था, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही शांति थी, बिल्कुल वैसी जैसे तूफान के आने से पहले होती थी। जैसे ही वो अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर ब्यूटी उनके करीब आई तो वहां मौजूद लड़के से लेकर लड़की तक का हाल बेहाल हो चुका था। अब वो लोग उसे पहचान चुके थे। उस बात को याद करते ही उनकी नजर एकदम से अपने बॉस की तरफ चली गई, जो खुद खोए हुए एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। वही फर्श पर गिरी अलका सिन्हा का चेहरा बिल्कुल काला हो चुका था। एक बार के लिए वो भी उसकी ब्यूटी में खो चुकी थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। जब उसकी नजर कुणाल के फेस पर गई तो वो और भी हैरान रह गई, क्योंकि इस वक्त कुणाल का बिना किसी भाव का चेहरा खिला हुआ था और वो एक प्यार में पड़े आशिक की तरह लग रहा था। उसे इस तरह देखकर अलका गुस्से से खड़ी हो गई और फिर से उसके पास जाने के लिए दौड़ी, लेकिन वो एक बार फिर वही गलती करती। उससे पहले ही नायरा ने आगे बका कुणाल को अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लिया। कुणाल तो बस यही चाहता था। आज उसके लिए ये दिन जो प्यार से शुरू हुआ था वो उसकी जान की वजह से बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकता। नायरा, अभी मुझे ये करने दो, आप परेशान मत होना। उसकी बात सुनकर कुणाल भी समझ जाता है कि नायरा उस लड़की को हैंडल करने की बात कर रही है। वो भी कुछ नहीं कहता और नायरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके माथे को प्यार से अपने ठंडे होठों से छू लेता है। कुणाल के प्यार भरे टच को फील करके नायरा की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। कुछ सेकंड इसी तरह रहकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वही उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी अलका की मुठ्ठियां भिंच जाती है।
उन दोनों को इतना पास देखकर उसका दिल जल रहा था। उसकी आंखों से लावा आंसू बनकर बह रहा था। आखिर अपने प्यार को किसी और की बाहों में देखकर जो दर्द होता है उसे अच्छा खासा इंसान विद्रोह कर लेता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत के मायने अलग है जिसमें प्यार की खुशी देखी जाती है। अलका का प्यार उसका पागलपन था। असल में उसने बहुत ही आगे के सपने सजो लिए थे तब से जब से उसने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा था। फिर उसे पता चला था कि ये उनका सीनियर था जिसके बारे में बातें करते हुए लड़कियां थकती नहीं थी। उसे भी कुणाल को देखकर ही प्यार हो गया था। इसलिए जैसे ही वो अपनी पाई पूरी करके आए उसने अपने पापा से जिद की और कुणाल को मलेशिया प्रोजेक्ट के बहाने बुलवा लिया। तभी उसके कानों में एक शांत आवाज गूंजी। तब जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई और उस इंसान को देखा जिसने उसका नाम लिया था। मिस सिन्हा, आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप खुली आंखों से सपने देख रही थी। जो आपका नहीं है उसे अपना कहना एक मानसिक बीमारी के लक्षण लगते हैं। अगर आप इसी तरह तमाशा करती रही तो मुझे शक है कि पागल खाने वाले लोग जल्द ही आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, इसलिए जरा संभल कर। नायरा ने उसे पूरे ऑफिस के सामने पागल कहा था। उसके बोल्ड अवतार को देखकर तो कुणाल ऐसा फील कर रहा था जैसे उसे उसकी नायरा हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। सच में उनका केस ही उल्टा था। यहाँ उसके बजाय नायरा उसे इन चुड़ैलों से मुक्ति दिलाने में मदद कर रही है। ये सब सोचते हुए कुणाल काफी खुश था। वहीं नायरा की बात सुनकर अलका सिन्हा गुस्से से आग बाबूला हो उठी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। आज तक किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी उससे ऊंची आवाज में बात करने की, लेकिन यहाँ इस लंडकी ने उसे सबके सामने एक पागल कहा। वो अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट कैसे सह लेती। अपनी लाल आंखों से नायरा को घूरते हुए बोली, तुम क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? अरे तुम्हारी ये खूबसूरती दो पल की चांदनी है। जब कुणाल बोर हो जाएगा तो तुम पहले ही उसके दिल और घर दोनों से बाहर होगी। उसके जैसी कोई भी इतनी रिच और रॉयल फैमिली तुम्हें क्यों ही अपनाएगी। एक दिन तुम्हें भी दूध में पड़ी किसी मक्खी की तरह निकाल फेंक देंगे और फिर कुणाल सिर्फ मेरा होगा। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है। उसकी बात सुनकर कुणाल का खून खोल रहा था। जब उससे असहन नहीं हुआ तो वो उसे पकड़कर बाहर करने के लिए आगे बढ़ा, जिसे भांपकर नायरा ने उसे रोक दिया और शांत रहने का इशारा किया। कुणाल भी शांत हो गया, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठ गया कि कहीं नायरा को उसके परिवार का राज ना पता चल जाए। उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे लिए कोई भी अब मायने नहीं रखता सिर्फ नायरा के सिवा। उसकी सोच को रोकते हुए पूरे ऑफिस में थप्पड़ की आवाज गूंज गई। सब सामने का नजारा देखकर और भी हैरान रह गए, क्योंकि नायरा ने कोई सवाल नहीं किया बल्कि सीधा थप्पड़ मार जड़ दिया। अलका सिन्हा जो बड़े ही घमंड से खड़ी थी, नायरा के उसे थप्पड़ मारते ही अपने गुरूर को साथ लेकर जमीन पर एक बार फिर गिर गई। नायरा की मार इतनी तेज थी जिससे उसका पूरा गाल सूज गया था, जिससे नायरा के हाथ की छाप वहां मौजूद हर इंसान साफ देख सकता था। खबरदार जो मेरे कुणाल को अपना कहा भी तो तुम मिस अलका सिन्हा नायरा का वो रूप देखोगी जिसे देखकर तुम्हारे रूह कांप जाएगी। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, क्योंकि अगली बार तुम अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं बचोगी। ये सब कहते हुए नायरा के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने जोर से गार्ड्स को आवाज लगाए और अगले ही पल कुणाल के गार्ड्स उसके सामने सर झुकाए खड़े थे। नायरा अपनी रोबदार आवाज में ऑर्डर देते हुए बोली, जाओ और इस कचरे को हमारी कंपनी से बाहर फेंक दो। मैं नहीं चाहती कि हमारे किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी तरह की कोई बीमारी या इन्फेक्शन हो। उनमें से जयंत आगे आया और नायरा को ग्रीट करते हुए बोला, जी लेडी बॉस, आपका काम हो जाएगा। और अलका की तरफ देखकर जो सदमे में अपने गाल पर हाथ रखे कुणाल को देख रही थी, बोला, हम इस कचरे को इसकी सही जगह पहुंचाकर आते हैं। इतना कहकर उन सभी ने अलका सिन्हा को खिंचा और बाहर ले गए। वो तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ अचानक ये सब क्या हो गया। वो बस अपनी मासूमियत भरी आंखों से कुणाल को देखे जा रही थी, लेकिन कुणाल तो बस नायरा को निहारने में लगा हुआ था। उन बॉडीगार्ड्स ने उसे ऑफिस से दूर उस जगह पर फेंका जहां सभी कचरा इकट्ठा होता था। वहीं एक बड़ी सी डस्टबिन के पास उसे छोड़ दिया गया और वो सब वापस चले गए। अलका सिन्हा, जिसे इतनी बेरहमी से फेंका गया था, वो अभी भी सदमे में थी। जाने कितनी देर तक वो वही बैठी रही। जब आसपास के लोगों ने उसे देखा तो तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। उसे देखकर लग रहा कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठी है। वो इतनी दयनीय लग रही थी कि जो भी उसे देखता तो सिर्फ तरस खाकर रह जाते, और वो कर भी क्या सकते थे। तभी वहां एक ब्लैक रेंज रोवर आई और उसमें से सूट बूट पहने एक लंब फिगर निकला जिसका ऑरा बहुत ही डेंजरस था। उसकी आंखें ग्रे कलर की थी जो उसे और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। व्हाइट अरमानी सूट में उसकी मस्कुलर बॉडी और भी निखर रही थी। उसके सुनहरे काले बाल बड़े ही करीने से सेट किए हुए थे।
उसने आकर अलका को अपनी बाहों में उठाया और अपनी कार में लेकर बैठ गया। उसकी कार के आगे पीछे कई ब्लैक कार्स थी जिसमें उसके सभी गार्ड्स थे। अलका सिन्हा के बाहर जाते ही या फिर यूं कहे कि धक्के मारकर निकालते ही सब जैसे होश में आए। उनमें से एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय के कान में कहा, सच ही कहते लोग ब्यूटी हमेशा खतरनाक होती है। हमारी लेडी बॉस ने तो मिस सिन्हा जो कि एक जानी मानी फैमिली से है उन्हें तक नहीं छोड़ा, तो सोचो वो अगर उस रागिनी मेहता का क्या हाल करेगी जो बहुत पहले से ही अपनी काली नजर हमारे बॉस पर लगाकर बैठी है। हाँ तुम सही हो, लेकिन फिर भी हमारी लेडी बॉस दयालु भी है। अगर मैं इनकी जगह होती तो जो औरत मेरे प्यार पर गंदी नजर डालती तो सबसे पहले मेरी सौंडल उससे बात करती, उसका चेहरा बिगा देती और उसे अपने पैरों पर गिराते हुए एक बॉल की तरह किक करती। जब मेरा मन उसकी हालत बिगाड़ कर भर जाता तब कहीं में रुकती। बहुत गुस्से के साथ उस दूसरी एम्प्लॉय ने अपनी राय बताई। पहली एम्प्लॉय ने बस अपना सर सहमति में हिला दिया क्योंकि वो भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बेइज्जती से बड़ी मार दुनिया में कुछ नहीं है एक इज्जतदार परिवार के लिए। यही अपमान आगे चलकर एक बहुत बड़ी जंग को अंजाम देगा। सभी एम्प्लॉयर्स की फुसफुसाहट साफ सुनी जा रही थी। उनकी बात को बीच में रोकते हुए ऋषि ने अपनी रोबदार आवाज में सबको देखते हुए कहा, यहाँ कोई शो चल रहा जो तुम सब मजे से गप्पे लड़ा रहे हो। गो एंड बैक टू योर वर्क अदरवाइज। उसका इतना ही कहना था कि सभी एक साथ ही वहां से ऐसे गायब हुए कि जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। आखिर वो गॉसिप ही तो कर रहे थे। नायरा और कुणाल बिना किसी भाव के बस एक दूसरे को देख रहे थे जैसे आंखों आंखों से बातें कर रहे हो। कुणाल को नायरा की आंखों में सवाल साफ दिख रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उस राज को नहीं खोल सकता था। अगर उसने ये किया तो वो भी नहीं जानता कि उसे क्या खोना पड़ेगा। जब नायरा ने उसकी आंखों में लाचारी और एक अनकहा दर्द देखा तो उसके दिल में भी एक टिस उठी, लेकिन उसने अपने इमोशन अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। बस शांति से मुड़कर वहां से जाने लगी। कुणाल उसे रोकना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे ये ठीक नहीं लगा क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उन दोनों के लिए अभी यही अच्छा था। नायरा कपूर कॉर्पोरेशन से निकलकर कार में बैठी जहां निहाल और श्री उसका वेट कर रहे थे। वही एलिशा कंपनी के काम से बाहर गई हुई थी। नायरा कार में बैठी और निहाल ने कार कॉलेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ दी। वही कंपनी के अंदर कुणाल अभी भी वही खड़ा मेन डोर को देख रहा था जहां से नायरा उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। जाने दे उसे, बाद में बात कर लेना। मुझे यकीन है कि वो भी तुझे समझेगी और हाँ हो सके तो इन सब को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करना, क्योंकि 3 महीने बाद वो रात आने वाली है जहां से सबकी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। ऋषि की बात सुनकर कुणाल होश में आया और उसे याद आया कि 3 महीने बाद नायरा का 22वां जन्मदिन होगा और उसके 23वें साल में लगते ही 5 दिन के अंदर उसकी शादी होना बहुत जरूरी था। उसे वो भविष्यवाणी भी याद आई जो उसने भी सुनी थी। भले ही तब वो सिर्फ 4 साल का था, लेकिन उसकी समझ किसी 10 साल बच्चे से भी ज्यादा थी। एक बार फिर कुणाल को उसके ख्यालों में खोया देख ऋषि उसके कंधे पर हाथ रखता है। कुणाल भी अपने विचारों को झटक कर उसे देखकर, मैं ये भूला नहीं हूं, बस बात इतनी है कि मेरे रास्ते में फिलहाल मेरा अस्तित्व खड़ा है और मैं चाहकर भी इसे नायरा के सामने अपना नहीं पा रहा हूं। दोनों इसी तरह बात करते हुए कुणाल के केबिन में आ गए। ऋषि बोला, लेकिन मुझे जहां तक याद है तुम दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए उन 5 रत्नों की जरूरत पड़ेगी जिससे तुम दोनों की शक्ति एक होने के साथ साथ तुम दोनों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वरना। इतना कहकर वो थोड़ा झिझका फिर आगे अपनी बात पूरी करते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों मॉम और डैड की तरह जिंदगी जियो, इसलिए सब कुछ साइड करके अपने मिशन पर ध्यान दे। वैसे भी तेरा दूसरा मकसद आर्मी की सीक्रेट फोर्स ज्वाइन करने का यही था। अब तुझे पता है कि राजीव उकल सेफ है, बस समय का इंतजार करना है। तो अब अपने उस मिशन पर ध्यान दो और साथ में मेरी बहन का ध्यान रख, वरना मुझसे बुरा मेरा बड़ा भाई होगा। कुणाल ने उसकी बातें सुनी और अपना सर हिलाकर हाँ कहा, फिर एकदम से उससे घूरते हुए, कौन सा बड़ा भाई है तेरा जिसे मैं नहीं जानता। कुणाल की बात सुनकर ऋषि को याद आया कि फ्लो में वो सच बोल गया, लेकिन उसने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब तेरे दोस्त से बुरा नायरा का बड़ा भाई मतलब मैं ऋषि सिंघानिया होगा। कुणाल ने भी ज्यादा नहीं सोचा और हंसते हुए, अच्छा बच्चू बेहन क्या मिली, अपने जिगरी यार को भूल गया सही है, पर ये बता तू नायरा को कब अपने बारे में बताएगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से ही ये जानती है कि उसका कोई भाई है और वो तू है। ऋषि से पूछता है कि जब तू जानता है कि नायरा तेरी बेहन है तो अभी तक चुप क्यों है, कब बताएगा उसे। और जहां तक मैंने नायरा को जाना है वो भी ये जानती होगी कि उसका कोई भाई है और वो तू है, लेकिन वो भी चुप है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। कुणाल की बात सुनकर ऋषि एक गहरी सांस लेता है और थोड़ा रुककर उसके सवालों का जवाब देते हुए बोलता है,
ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, बस बात इतनी है, अभी सही वक्त नहीं आया है। मैं भी मजबूर हूँ। हालात आज ऐसे हैं कि अपनी छोटी गुड़िया को प्यार से गले भी नहीं लगा सकता। वह मेरी छोटी बहन है, लेकिन उसने एक बेटे का फर्ज निभाया है जो मैं कभी नहीं निभा सका। अकेले ही डेट को संभाल रही है और सारी मुसीबतों से लड़ रही है। अपने भाई के होने के बावजूद उसने सब अकेले सहा। ये सब कहते हुए ऋषि की आंखें नम हो चुकी थी। अपने बचपन के दोस्त को इस तरह इमोशनल देखकर कुणाल ने उसके कंधे को हल्के से थपथपाया और समझाते हुए बोला, लेकिन इसमें तेरी गलती नहीं है, इसलिए खुद को दोष देना बंद कर। वैसे भी तुझे कहाँ मालूम था कि छोटे डेट तेरे पापा है। अगर तू नायरा से नहीं मिलता और उसका DNA टेस्ट ना कराता तो शायद ये सच और कुछ साल तक सामने ना आता। कुणाल की बात सुनकर ऋषि ने उस वक्त के बारे में सोचा जब उसने पहली बार नायरा को देखा था। हाँ, ये सच है, उनकी आंखें काफी हद तक सेम थी, लेकिन बस अंतर ये था कि नायरा का फेस आर्यन की तरह ज्यादा दिखता था और उसका अपनी मॉम की तरह। लेकिन उसमें भी ट्विस्ट ये था कि उससे 5 मिनट बड़े भाई की सूरत उसकी बहन से मिलती थी, सिवाय इन भूरी आंखों के। और यही वो पल था जब ऋषि को अपने भाई नक्षत्र की बात याद आई कि उनकी एक छोटी बहन है जिसे उन्हें जल्द ही तलाशना होगा। वह अभी इसी सोच में गुम था कि कुणाल ने उसे हिलाया। उसके ऐसा करते ही ऋषि ने कहा, हाँ तू सही है, मुझे मेरी बहन मिल गई और मेरी बहन के साथ फैमिली भी मिल गई। मेरा भी अब परिवार है और कोई है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ तेरे सिवा। और भाई के ये शब्द कहते हुए उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जिससे कुणाल लास्ट के बोले गए शब्द नहीं सुन सका। ऋषि आगे अपनी आंखों में गहरी नफरत लिए बोला, अब बस राजवंश फैमिली की गद्दी को उन धोखेबाजों से बचाना बाकी है और हमें मां को भी खोजना है। कुणाल, ऐसा ही होगा। मैंने पता किया है कि 3 महीने बाद एक ग्रैंड ऑक्शन होगा, उसके बाद आफ्टर पार्टी। हालांकि गेस्ट लिस्ट सीक्रेट है, लेकिन वो पार्टी मेरे ही गैलेक्सी होटल में रखी गई है। हाँ, पर वो एक मार्क्स पार्टी है तो किसी का भी चेहरा पहचानना मुश्किल होगा। ऋषि, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम राजवंश की हवेली में कैसे घुसेंगे? अब तो नायरा को भी वहां जाना है और हमें उनसे वो 2 रत्न भी लेने होंगे जिनके दम पर वो पूरी रॉयल फैमिली पर राज कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब नायरा के पास 2 रत्न हैं ही। जैसे ही हम तीसरा रत्न हासिल करेंगे तो कोई भी राजवंशी हमसे लड़ नहीं पाएगा और हम छुपकर जाने में भी कामयाब रहेंगे। ये सब कहते हुए कुणाल के चेहरे पर एक डेविल लुक था। ऋषि की आंखें भी उन राजवंशियों के लिए नफरत से भरी थी। वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। फिर कुणाल को देखकर बोला, क्या तुमने ये पता किया कि वो तीसरा रत्न कहाँ? एक सेकंड, वो पार्टी तो 3 महीने बाद है, जिस समय तुम दोनों को शादी करनी होगी। लेकिन ये कैसे होगा? जब तक तुम दोनों पंच रत्न नहीं खोज लेते तब तक उस श्राप का हल नहीं होगा। ये सब सोचते हुए ऋषि की बुहें आपस में चिंता से उलझी हुई थी। कुणाल एकदम बेफिक्र होकर अपनी हेड चेयर पर टिककर बैठ गया और ऋषि को शांत करते हुए बोला, तुम अपनी असली पहचान भूल रहे हो क्या? नायरा कौन है और वो दोनों रत्न किसके थे? अब ये भी मुझे तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? कुणाल के पूछे सवाल से ऋषि को इस बारे में एकदम से याद आया और उसने आश्चर्य से उसे देखा, जैसे सोच रहा हो ये कैसे जानता है उनकी असली पहचान के बारे में। ऋषि को इतना हैरान देखकर कुणाल को हंसी आ जाती है। अच्छा, इसे छोड़ो कि मैं कैसे जानता हूँ, तुम बस नायरा को मनाने में मेरी मदद कर दो। कुणाल के जहन में अभी भी वही सब घूम रहा था। वैसे भी नायरा की चुप्पी उसे हद से ज्यादा खलती थी, लेकिन वो चाहकर भी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। कुणाल को इतना परेशान देख ऋषि बोला, रात को मना लेना, अभी काम पर ध्यान दे। वैसे भी हमारी आज 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक 3 बजे होटल पैराडाइज और दूसरी शाम को 7 बजे, और हमें इसके लिए जल्दी ही मीटिंग के लिए क्लब जाना होगा। कुणाल, मीटिंग के लिए क्लब? ऐसा भी कौन सा क्लाइंट है जिसे यही जगह मिली थी? उद्धरण चिन्ह। ये क्लाइंट कोई और नहीं, हमारे इन्वेस्टर मुकेश भट्ट है और अरुण मेहता भी इस मीटिंग में अपने असिस्टेंट के साथ होगा। जहां तक मुझे लगता है क्लब में मीटिंग करने का आइडिया इस अरुण का ही होगा। वैसे भी वो अच्छे से जानता है कि तुझे इन जगहों से सख्त नफरत है। कोई बात नहीं, हम क्लब चलेंगे। फिर वो दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ कॉलेज में सब शांति से चल रहा था। नायरा अपनी क्लासेस अटेंड कर रही थी। जूही और अनाया दोनों ही हमेशा की तरह उसके अगल बगल बैठी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी नायरा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज नायरा हद से ज्यादा कोल्ड लग रही थी, जिससे वो ये समझ गई कि उसका मूड खराब है। उन सबने शांति से लेक्चर अटेंड किया और करीब 1 घंटे बाद जब सायरन बजा तो दोनों भी नायरा के साथ ही कैंटीन की तरफ बढ़ गई। तीनों टेबल पर बैठी और अपने लिए ऑर्डर दिया। उसके बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया।
जूही से जब इतनी शांति बर्दाश्त नहीं हुई तो वो एकदम से नायरा का हाथ पकड़ते हुए बोली, नायरा, आज मैं और अनाया कुछ फ्रेंड्स के साथ क्लब जा रहे थे, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? देखो ना, हम जब से मिले हैं कभी कहीं घूमने भी नहीं गए और अब तो हम सब मिले पूरा 1 महीना हो गया है, क्यों ना आज इसे सेलिब्रेट करे? चलो ना, बड़ा मजा आएगा। बोलो, क्या तुम चलोगी? देखो वो क्लब काफी अच्छा है और हम ड्रिंक भी नहीं करते, बस थोड़ा डांस करेंगे और गाना गाएंगे, उसके बाद एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलो ना प्लीज। इसी तरह जूही नायरा का हाथ झूलाते हुए अपनी ही धुन में बोले ही जा रही थी। उसने तो नायरा को बोलने का मौका भी नहीं दिया था। नायरा भी अब इरिटेंट हो चुकी थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अनाया ने जूही को खींचा और उससे बोली, अरे स्टूपिड, पहले नायरा को कुछ बोलने तो दे। तू तो एक रेडियो की तरह चालू हो गई, लेकिन इसके चैनल पर पॉज तो मार जरा। जूही को भी समझ आया कि उसने कुछ ज्यादा ही रायता फैला दिया, इसलिए उसने अपनी मासूमियत दिखाते हुए नायरा को ऐसे देखा जैसे वो उसे धमका रही हो और पप्पी फेस बना लिया और अपने मुंह पर उंगली रख ली, जैसे बोल रही हो कि वो अब चुप ही रहेगी। उसकी इस हरकत पर नायरा भी हंसे बिना नहीं रह पाए, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी स्माइल को छुपा लिया। अनाया तो जूही को ही घूर रही थी तब से। तभी उन दोनों के कानों में नायरा की आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, और शांति से अपनी ऑर्डर की हुई कोल्ड कॉफी पीने लगी। वो कभी ऐसी किसी भी जगह पर नहीं गई थी, अगर गई भी थी तो सिर्फ अपने मिशन के लिए, न कि एंजॉय करने के लिए। आज उसका भी मन था नॉर्मल लोगों की तरह बाहर जाने का। उसे याद आया कि जब से वो यहाँ आई है, कुणाल ही उसे एक बार डिनर डेट पर ले गया था, उसके बाद उन दोनों को इतना समय ही नहीं मिला कहीं जाने का। और आज वो पहली बार कुणाल के ऑफिस गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने एक गार्ड से पता चला था कि कुणाल के ऑफिस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, उसका एक गार्ड कुणाल का हिडन गार्ड है, जिसे उसने ही एनपॉइंट किया, जिसके बारे में कुणाल भी नहीं जानता। बस जब वो मिशन पर होता है तो नायरा उसे कुणाल को ना फॉलो करने का ऑर्डर दे देती थी। तीनों ने मिलकर नाश्ता किया और दूसरी क्लास के लिए चले गए।